ममता बनर्जी जी की घबराहट, बौखलाहट और छपछपाहट ये क्या दिखाती है कि हड़बड़ाहट में जो ईडी की रेड में खुद ममता जी पहुंच गई, दस्तावेज छीन लिए, पेन ड्राइव ले ली। किसका काला चिट्ठा था उसमें? ममता जी किसको बचाने का प्रयास कर रही थी? ये देश की पहली मुख्यमंत्री ऐसी होंगी जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई में विघ्न पैदा करती हैं, अवरोध पैदा करती हैं और सड़क पे खुल के गला फाड़ फाड़ के उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बोलती हैं। उनको लगता है कैसे एक ओबीसी समाज से, एक सामान्य परिवार से व्यक्ति आकर हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसे बन गया, और विपक्ष तो कभी गरीब को आगे बढ़ता देखता ही नहीं है। कांग्रेस की ये सोच ही रही कि परिवारवाद को बढ़ावा देना है, एक परिवार के साथ वहाँ पे टिके हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले मनोहर लाल जी हों या अब नायब सैनी जी हों, जो जमीनी कार्यकर्ता उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया है। हरियाणा की जनता का सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के विकास में बड़ी कारगर सिद्ध हुई। 2014 के बाद अगर हरियाणा के किसी क्षेत्र में जाओ तो ऐसा लगता है कि विकास नई ऊंचाइयां छुआ है। सड़कें पहले एक ही क्षेत्र में अच्छी हुआ करती थी, अब हरियाणा के अगर आप चाहो तो एक कोने से दूसरे कोने आराम से आप सड़कों पर जा सकते हो, समय आधे से भी कम लगता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, जनता से मिलते हैं। मुख्यमंत्री का घर आम जनता के लिए खोल दिया है और कहीं पर भी जाओ, आज तो पंजाब में जाकर हम हरियाणा का उदाहरण देते हैं कि कैसे फसलों पे एमएसपी दी जाती, 24 फसलों पे। पंजाब में कहकर भी मुकर गई आम आदमी पार्टी की सरकार, और यहाँ पर एक एक दाने की खरीद करने का प्रयास किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा में जिस तरह से देश में प्रति व्यक्ति आय लगातार आगे बढ़ी है और खेलों में मान सम्मान बढ़ा है, बहुत सारी उपलब्धियां हरियाणा की है, जिसका लाभ हमें बाकी राज्यों में बताकर मिलता कि भाजपा की सरकार ने किया। सर, विपक्ष लगातार कह रहा है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री डमी है, रिमोट से दिल्ली के रिमोट से चलती है सरकार। अगर ईमानदार समाज सेवक होना और इस तरह की टिप्पणी किसी का करना विपक्ष इसलिए भी करता है कि उनकी लोकप्रियता से घबराता है। उनको लगता है कैसे एक ओबीसी समाज से, एक सामान्य परिवार से व्यक्ति आकर हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसे बन गया, और विपक्ष तो कभी गरीब को आगे बढ़ता देखता ही नहीं है। कांग्रेस की ये सोच ही रही कि परिवारवाद को बढ़ावा देना है, एक परिवार के साथ वहाँ पे टिके हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले मनोहर लाल जी हों या अब नायब सैनी जी हों, जो जमीनी कार्यकर्ता उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया है। और कांग्रेस छटपटा भी इसलिए रही है कि नायब सैनी जी ने आम जनता के लिए अपने दिल के द्वार भी और घर के द्वार भी, मुख्यमंत्री निवास के द्वार भी खोल दिए। सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय और ममता के बीच में ठन गई है। ममता कह रही है कि अमित शाह के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, ईडी की जो छापेमारी है वो हो रही है, परेशान है वो टीएमसी के नेताओं को है, वो किया जा रहा है। ममता बनर्जी जी की घबराहट, बौखलाहट और छपछपाहट ये क्या दिखाती है कि हड़बड़ाहट में जो ईडी की रेड में खुद ममता जी पहुंच गई, दस्तावेज छीन लिए, पेन ड्राइव ले ली। किसका काला चिट्ठा था उसमें? ममता जी किसको बचाने का प्रयास कर रही थी? ये देश की पहली मुख्यमंत्री ऐसी होंगी जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई में विघ्न पैदा करती हैं, अवरोध पैदा करती हैं और सड़क पे खुल के गला फाड़ फाड़ के उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बोलती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ममता दीदी, अब पाप का घड़ा भर चुका है।
यहाँ दाल काली है, पूरी की पूरी दाल काली है। बंगाल में घुसपैठियों को भी संरक्षण मिल रहा है और भ्रष्टाचार के भी नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सर, बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया है इंडिया में। अब सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं की बांग्लादेश में, उस पर केंद्र सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है? ये निर्णय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी को करना है, और आईसीसी अगर कोई भी टीम आईसीसी के नियमानुसार कहीं खेलने से बिना कारण से मना करे तो आईसीसी को अधिकार है उस टीम को बाहर का रास्ता दिखा दे। सर, लेकिन बांग्लादेश में केंद्र सरकार क्या कर रही है, जिस तरह से हिंदुओं की हत्याएं लगातार हो रही हैं? लगातार मोदी सरकार ने, जयशंकर जी ने, सब ने भारत का पक्ष बड़ी ताकत के साथ वहाँ रखा भी है और बार बार आपको अवगत भी करवाया है। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कहीं जीत जाओ तो एसआईआर अच्छा है, कहीं हार जाओ तो एसआईआर बुरा है। जीतो तो ईवीएम अच्छी है, हारो तो ईवीएम खराब है। जीतो तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, हारो तो इलेक्शन कमीशन बुरा है। ये विपक्ष का मुझे समझ में नहीं आता। 60 साल जो पार्टी संवैधानिक पद पे रही, देश में राज करती रही, उनके प्रधानमंत्री बनते रहे, आज वो संवैधानिक पदों वालों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। क्या है एसआईआर? क्या उसका अधिकार भारत का संविधान इलेक्शन कमीशन को नहीं देता? देता है। क्या इलेक्शन कमीशन संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है? क्या इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है। अगर कानून भी कहता है, संविधान भी कहता है, न्यायालय भी कहता है, तो ये तो सच्चे और पक्के वोटर को न्याय देने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और अगर विपक्ष घुसपैठियों को वोट का अधिकार दिलाकर हिंदुस्तान के नागरिकों का, मतदाताओं का हक कम करना चाहती तो ये दुर्भाग्य है। राहुल गांधी 2 दिन पहले हरियाणा के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की जनता को धर्म के नाम पर बांटना चाहती है। मेरा राहुल गांधी जी से एक ही प्रश्न है राहुल जी से, कि जाति और धर्म की राजनीति अंग्रेजों के बाद उन्होंने तो देश को बांटा उसके आधार पे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो सोच को अपनाया इतने साल। जाति और धर्म के नाम पर वोट बांटा, सिखों का गला काटा, सिख महिलाओं के साथ बलात्कार अत्याचार की घटनाएं हुई, देश में दंगे कांग्रेस के राज में हुए। ये कांग्रेस के काम थे। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी के साथ काम करती है। और मैं एक बात और कह दूं, हमने गरीब का उत्थान किया, गरीब को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए तो पिछले 11 सालों में मोदी सरकार में आए। सर, प्रयागराज में जिस तरह से शंकराचार्य धरने पर बैठे, उस पर यूपी सरकार ने बोल दिया है कानून सबके लिए एक जैसा है, आपके लिए, मेरे लिए, बाकी सबके लिए। शंकराचार्य ने अभी तक स्नान नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा धक्का मुक्की की है, मारपीट वहाँ पे की है। मैंने कह दिया वो यूपी सरकार